Welcome you all again. देखिए दिस मैकेनिक्स यानी कि मोशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम फ्रिक्शन में जो दो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स या कार ऑन ए बैंकेड रोड। तो ये दो हम डिस्कस करने वाले हैं। सिंपली हम सिर्फ इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ सिर्फ आपको कोशिश करनी है कि आप रेजोल्यूशन कैसे कर रहे हैं फोर्स कंपोनेंट्स का। अगर आपको रेजोल्यूशन याद रहता है, आपको वो बैलेंस करना है, तो आपको कोई भी इक्वेशन याद रहती है। सपोज अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और हॉरिजॉन्टल सरफेस एक ब्लॉक है, सो ऑफ मास m, सिंपली इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड्स होगा mg और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट विल बी अपवर्ड्स n। इसको अगर हम यहाँ से अप्लाइड फोर्स इस्तेमाल करते हैं F, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से होगा, ये टेंजेंशियली होता है, या हमने परसों भी कहा कि पैरेलल टू द सरफेस होता है। दैट्स व्हाई यहाँ का एरो अगर बीच में होगा तो यहाँ का एरो सरफेस पे होता है। तो एट इक्विलिब्रियम ये F इज इक्वल टू दिस F एंड दिस mg इज इक्वल टू दिस। अगर हम इस पे कोऑर्डिनेट सिस्टम डालते हैं तो ये सिंपली y एक्सिस में आ जाएगा और ये x एक्सिस पे आ जाएगा। आप याद रखें कि आपको कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करना पड़ता है या आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंट पॉइंट पे डालना है, तब जाके इनमें से कोई एक प्लेन में आ जाएगा। और जो भी वेक्टर प्लेन में होता है उसे आपने रिजॉल्व करना है अलोंग द रेस्पेक्टिव एक्सिस। आई विल रिपीट इट अगेन हियर। कोई भी वेक्टर, फोर्स वेक्टर जो प्लेन में होगा, आपने उस वेक्टर को, यू हैव टू रिजॉल्व दैट वेक्टर across this respective axes। अगर आपका यहाँ से कोई एरो है, फोर्स एरो, उसको यहाँ और यहाँ एंगल के हिसाब से आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो अगर नॉर्मल ये सरफेस पे, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक m है, तो इसके चार फोर्स ऐसे काम करेंगे। और आपने परसों पढ़ा दैट F इज इक्वल टू म्यू n, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इज इक्वल टू म्यू n। तो आप नॉर्मल रिएक्शन को, फ्रिक्शन को आप नॉर्मल रिएक्शन से सॉल्व करोगे और नॉर्मल रिएक्शन आपका mg से कनेक्टेड है, यानी कि फ्रॉम mg कैन कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन एंड आउट ऑफ दैट नॉर्मल रिएक्शन कैन कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स। और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आप पिछले इस लेक्चर में हमने देख लिया है। नाउ अब अगर मैं इस प्लेन को इंक्लाइन कर रहा हूं, सपोज अगर मैं इस प्लेन को ऐसे मान रहा हूं, ये प्लेन है, सपोज प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सरफेस है, इसमें मैंने एक चाक रखा है। अब अगर इस प्लेन को इंक्लाइन कर रहा हूं, जो और रखेंगे, ये है इस पे, सपोज ये है। अब यहां से नॉर्मल सरफेस एंगल बना रहा है, तो अब जब ऊपर करेंगे, अभी तो ये रफ सरफेस है, अभी फ्रिक्शन है अपवर्ड्स, देखो इसको डाउनवर्ड आना है, नीचे आना है, और फ्रिक्शन कहां की तरफ होगा, अपवर्ड्स, लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा है। स्टेज विल कम जब ये स्लाइड होना शुरू कर देता है, तो वो एंगल जो इस नॉर्मल सरफेस के साथ बना रहा है, दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। यानी एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज नॉर्मल सरफेस के साथ जब ऑब्जेक्ट इंक्लाइन होगा एट एन थीटा और ये ब्लॉक एट द वर्ज ऑफ स्लाइड होगा, यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जब ये स्लाइड करना शुरू करेगा, तो ऑब्वियसली उस समय जो एंगल होगा दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। अब यहां पे देखें आप, ये इसका m है और mg डाउनवर्ड्स है, इसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स है। अगर यहां से मैं फोर्स दे रहा हूं, अप्लाइड फोर्स है, यहां से अपोजिट आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज लाइक दिस। यहां से mg है, यहां से अप्लाइड फोर्स जो इससे पहले मैंने डायग्राम दी, और ये है फ्रिक्शनल फोर्स। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब देखिए ये ऐसे हो गया। अभी जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन भी इंक्लाइन होगा ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो ऐसे होगा। अब वो अब स्ट्रेट ऊपर की तरफ नहीं होगा, mg पे कोई वेरिएशन नहीं आएगी, mg इज टुवर्ड्स डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ।
आप अर्थ के किसी भी जगह रखें ऑब्जेक्ट हाइट में, उसका जो mg वो सीधे डाउनवर्ड्स होगा, उसमें कोई वेरिएशन आएगी। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप सरफेस को ऐसे इंक्लाइन कर रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन हो जाएगा। आप सरफेस को ऐसे ले लोगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जाएगा। यानी कि सरफेस पे आपको परपेंडिकुलर डाल देना है, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। सो हियर द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विल बी लाइक दिस, दिस विल बी n and mg will be straight downwards। और ऑब्जेक्ट एक टाइम पे स्लाइड करना शुरू करेगा, उस एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। यानी कि अभी ये स्टैटिक है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद ये स्लाइड करना शुरू करेगा और ये रफ सरफेस है चूंकि, तो ऊपर की तरफ है फ्रिक्शनल फोर्स और नीचे की तरफ है जो स्लाइड करेगा ये। अब आप देख लीजिए n और mg आपस में एंटी पैरेलल नहीं आ रहे हैं, जैसे यहां पे आ रहे थे mg और n, ये कैपिटल F एंड दिस इज स्मॉल f फ्रिक्शनल फोर्स, ये आ रहे थे चार, यहां नहीं आ रहे हैं ऐसे। तो हम क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को, जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको थोड़ा हम रोटेट करेंगे। यानी कि मैं इसको एक्सिस ले लूंगा यहां से, ऐसे मैं इस यहां से एक मैं एक्स एक्सिस लूंगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। यहां से मैं से सपोज एक एक्सिस लूंगा और यहां से मैं सपोज दूसरी एक्सिस लूंगा। नाउ n को मैंने एंटी पैरेलल वेक्टर डाल दिया, आना चाहिए था mg, लेकिन mg और यहां से मैंने एक लाइन डाल दी, और ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है विद विच दिस ब्लॉक विल मूव डाउन। और यहां रफ सरफेस है, ऑब्वियसली ब्लॉक को रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स यहां से है। नाउ अब ये वाला कंपोनेंट कहां से आ जाएगा, ये जो आ रहा है अब ये ऐसे बन गया हमारे पास नया कोऑर्डिनेट सिस्टम। फ्रिक्शनल फोर्स यहां से, ये फोर्स हमें पता ही नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन यहां से और mg यहां से। तो इसका मतलब है अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये तो प्लेन में आ गया, इसको विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल, और ये एंगल ये एंगल बराबर होगा आपस में। फिलहाल आप इतना ही याद रखें क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, फिर कभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये एंगल और ये एंगल कैसे बराबर है। ये थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा, इस mg को आपने रिजॉल्व करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस थीटा। तो ये इसका बेस एंगल होगा, बेस हमेशा बनाता है mg cos थीटा, और ये इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा यहां से, दैट इज mg sin थीटा। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडी स्लाइड करना शुरू करेगी तो वो mg sin, यानी कि इस mg का साइन कंपोनेंट होगा जो इसको डाउन फोर्स देके नीचे प्लेन पे मूव करवाएगा। दैट मीन्स दिस mg sin थीटा, द कंपोनेंट ऑफ mg विल बी रेस्पॉन्सिबल to move the object downwards and the frictional force will be equal to mg sin theta. So अब ये चार फोर्स आ गए अपोजिट, दिस n is equal to mg cos theta, और mg को हम रिजॉल्व किया, खत्म हो गया, f is equal to mg sin theta। अब ये चार फोर्स आपको बन गए, ये mg cos theta f और ये mg sin theta will be responsible for overcoming this friction. So your f comes out to be equal to mg sin theta, and you know maximum limit of friction आपका that is mu n, normal reaction के बराबर है, you have already had it, so you get mu n is equal to mg sin theta, and this n is now balanced by mg cos theta, so mu mg cos theta is equal to mg sin theta, GMC cancel, mu is equal to sin theta over cos theta is equal to tan theta. This is mu is equal to the coefficient of friction is equal to angle of tan theta, or theta is equal to tan inverse of mu, इसका angle of repose। सिंपली आप जब ब्लॉक इंक्लाइन करोगे विद थीटा तो आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी, यानी कि n भी है, वो भी रोटेट करेगा। अगर आपका n y एक्सिस से आ रहा है तो आप यहाँ से डाल दीजिए y एक्सिस, और आपका mg प्लेन में आ रहा है, जब आप प्लेन में ये इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट आपका mg बनेगा cos थीटा जो नॉर्मल रेशियो को बैलेंस करेगा, और एक कंपोनेंट जो इसका बच गया, क्योंकि दो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर 3D होगा तो तीन कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं तो दो कंपोनेंट्स होंगे, और mg sin theta will be responsible to overcome this frictional force, and at a maximum static friction the object will start moving downwards, called limiting friction. That angle of repose at which the object slides down is theta, that's what theta is equal to tan inverse of mu.
ये आप कर सकते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके भी मैं डायग्राम पे ही समझा दूंगा, बाद में आप उसमें थ्योरी लिख सकते हैं, एडअप कर सकते हैं 1-2 लाइंस। एंगल कार ऑन ए बैंकेड रोड एंड कार ऑन ए लेवल रोड। लेवल रोड और बैंकेड रोड में फर्क क्या है? लेवल रोड हम ऐसे लिखते हैं, कार को टर्न करना है लेवल रोड पे। सपोज दिस अ कार ऑन ए लेवल रोड, ध्यान रखिएगा इसका जो mg है दैट इज सिंपली डाउनवर्ड्स, ऑब्वियसली नीचे होगा। अगर ये कार है लेकिन यहाँ पे ये रोड ऐसे है कर्व्ड, इसको कर्व्ड रोड पे चलना है, तो दिस इज कार, इसका mg जो होगा वो डाउनवर्ड्स होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली अपवर्ड्स होगा, अपवर्ड्स। अब लेवल रोड पे कितनी वेलोसिटी चाहिए इसको कि ये ठीक से कर्व करे, ताकि लेवल रोड पे कार इजीली टर्न करे, हमें उसकी वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है। ये वेलोसिटी ऑफ ए कार ऑन ए लेवल रोड। ऑब्वियसली यहां पे जो ऑब्जेक्ट है एट दिस वेरी प्लेस, यहां पे टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स है, and that frictional force is in this direction toward the center. Toward the center जो भी फोर्स होता है इस जो ये रोड है कर्व्ड पाथ, इस कर्व्ड पाथ का जो सेंटर होगा मैं ड्रॉ करूंगा, इसका ऑब्वियसली सेंटर यहां आ जाएगा O. The friction between the tires of this vehicle and the road will be towards the center and will be equal. They will be equal and opposite force. A centrifugal force along this direction, that's mv square by r. Well, this frictional force is a center-seeking force that is towards the center and gives the necessary centripetal force that you need to turn the vehicle on this curved level road. तो इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स, और वो फ्रिक्शनल फोर्स किसके दरमियान, टायर्स और रोड के दरमियान रेस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि एक व्हीकल इजीली इस लेवल रोड पे क्रॉस करके टर्न करे, इस कर्व्ड पाथ पे वो इजीली टर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू mg सिंपली एंड f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अब यहाँ पे कंडीशन है कि जितनी वेलोसिटी मैक्सिमम है उतना फ्रिक्शन मैक्सिमम है, लेकिन हमने कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो एडजस्टेबल है, तो ये एक स्टेज तक मेंटेन करेगी। उसके बाद जब मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स आ जाएगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगी, तो वहां लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टार्ट होगा। सो इट्स अ पर्टिकुलर, दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू। सो एफ स्टैटिक मैक्सिमम is equal to mv square maximum divided by r. So f is equal to mu n. That's mv square by r, mu maximum. So mu n is equal to n किससे बराबर है यहाँ पे, mg के. So you have mu mg is equal to mv max square over r. M cancel. So v maximum square is equal to mu r g, or v maximum is equal to root of mu r g. This is the velocity with which a vehicle can easily turn on a leveled road. But the condition, this is a maximum velocity. अगर इससे ज्यादा velocity हुई, the condition, the velocity should be either less or equal to this. लेकिन हमने वहां चलो मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस, अदरवाइज और वेलोसिटी शुड बी लेस देन दिस वैल्यू। इफ द वेलोसिटी एक्सीड्स देन दिस वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, तो फ्रिक्शन यहां पे इनसफिशिएंट होगा, फ्रिक्शन विल नॉट बी सफिशिएंट टू मेंटेन इट्स स्पीड ऑन दिस कर्व्ड पाथ, और ये क्या करेगा, ये सिकेट ऑफ हो जाएगा यहां की तरफ, सिकेट ऑफ, क्योंकि यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ओवरकम हो जाएगा वो फोर्स, अपोजिट जो फ्रिक्शनल फोर्स को। इफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट सफिशिएंट, देन व्हाट विल हैपन,
if the speed is maximum, this frictional force is not sufficient to maintain the speed of body on this curved path, and the vehicle will take off road, or it will skid off along the straight direction. तो velocity का maximum होना जरूरी है. Next condition, if mu is 0, अगर कोई friction नहीं है, if F is 0, friction is 0 means coefficient of friction is 0, then V is equal to 0. V is equal to 0 का मतलब है, यहाँ पे जो V is equal to 0 का मतलब है, ये गाड़ी ऐसे जाना चाहती थी, तो ये ऐसे नहीं जाएगी. V is equal to 0, ये ऑफ रोड हो जाएगी, ऐसे स्किड ऑफ करेगी, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, वो इस फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा, और ये फोर्स हावी होगा. दिस फोर्स विल डोमिनेट देयर, दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल डोमिनेट एंड व्हीकल विल मूव लाइक इन दिस डायरेक्शन. गोए कि लेवल रोड पे फ्रिक्शन जरूरी है, और फ्रिक्शन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? टायर एंड द रोड. दिस फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ पैसेज ऑफ दिस व्हीकल ऑन दिस लेवल्ड रोड, ऑन दिस कर्व्ड रोड. तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो V विल बी इक्वल टू 0, आपकी गाड़ी स्किड ऑफ हो जाएगी, ये रोड से बाहर आ जाएगी, तो वहां पे mv²r डोमिनेंट होगा. और अगर ये इनसफिशिएंट होगा तो ये नीड टू हैव ए F, मिनिमम F, that can compensate this frictional, this force, and your vehicle will easily turn this curved path. So this is the minimum condition for this leveled road. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर फ्रिक्शन हम कह रहे हैं नहीं है, तो व्हाट इज द कंडीशन कि फ्रिक्शन के बगैर भी, अगर हम मानते हैं फ्रिक्शन नहीं है, उसके बगैर भी गाड़ी इजीली या इनसफिशिएंट फ्रिक्शन हो, कम फ्रिक्शन हो, तब भी गाड़ी इजीली इस कर्व्ड पाथ को मूव करे. तो उसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स. बैंकिंग ऑफ रोड्स मींस एक साइड से हमें रोड को अप करना है. उसके लिए आप डायग्राम देख लें. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग ऑफ रोड्स. क्योंकि अगर लेवल रोड पे फ्रिक्शन नहीं हुई तो गाड़ी बिल्कुल कर्व्ड पाथ से नहीं जाएगी, स्किड ऑफ हो जाएगी. तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, आपको क्या है, रोड को बैंक करना है. सपोज सर्कुलर रोड, आप क्या एक साइड से रोड को ऊपर करेंगे थोड़ा. चलो मैं ऐसे मान लो इतना रोड हमने ऊपर कर लिया, ये इसका लेवल रोड था, और हमने ये ऊपर कर दिया थोड़ा विद एंगल सम थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग से. सपोज यहां सिर्फ डायग्राम समझनी है, उसके बाद इक्वेशंस को इक्वेट करना है. कैलकुलेशन बहुत इजी है, जब आपको डायग्राम समझ आ जाएगी डेफिनेटली थिंग्स विल बिकम इजी. उधर जो लेवल रोड था वहां पे सिर्फ फ्रिक्शन थी, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. फ्रिक्शन इज द कंडीशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स इन केस ऑफ लेवल रोड. लेकिन बैंकिंग ऑफ रोड्स ने वही प्रॉब्लम ओवरकम कर दी कि अगर इनसफिशिएंट फ्रिक्शन भी हो तब भी बैंकेड रोड से व्हीकल इजीली टर्न कर सकती है, वो स्किड ऑफ नहीं है, यानी कि स्किड ऑफ होने के बहुत कम चांसेस और वियर ऑफ टियर के बहुत कम चांसेस है. सो दिस इज द व्हीकल नाउ. ऑब्वियसली इसका वेट नीचे की तरफ होगा, पहले ये याद रख लें आप. ऑब्वियसली नॉर्मल रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा, कॉर्नर डायरेक्शन की सरफेस पे ऊपर परपेंडिकुलर होगा. अगर फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लाइक इन दिस डायरेक्शन, ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स द सेंटर. चलो सेंटर कहीं पे होगा इसका, सिर्फ आप डायग्राम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए. दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स F, दिस इज N. देखिए आप तीन एरो है, N यहां से है, mg यहां से है, और फ्रिक्शनल फोर्स यहां से है. जब आप गौर से देखेंगे, व्हाट वी विल डू, हम इसको यहां x एक्सिस डालते हैं, यहां से y एक्सिस डालते हैं. अब हमारे पास जो ये दो वेक्टर है ये प्लेन में आ गए. इस थीटा के साथ ये थीटा और ये थीटा आपस में बराबर है. इस थीटा के साथ इस m को रिजॉल्व करना है, इस f को रिजॉल्व करना है. बस इतना ही स्टेप इसमें है, बस उतना याद रखना है कि इस f को, अब ये जो डायग्राम बन गई, मैं यहां पे मान रहा हूं ये पॉइंट, ताकि आपको आसानी हो जाएगी. एंड दिस इज F नाउ टुवर्ड सेंटर. यहां सेंटर मान लो कहीं, ये पे, यहां पे mg है, तो मैं यहां से कोऑर्डिनेट सिस्टम डाल रहा हूं दिस
और यहां से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डाल रहा हूं टुवर्ड्स दिस। सॉरी, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सरफेस। ये सरफेस पे पैरेलल है या टेंजेंशियली है, सेंटर यहां पे है कहीं। सो व्हाट डू आई डू नाउ, आई विल रिजॉल्व दिस एफ with respect to this theta, or with this theta. This will be f cos theta, और यहां से होगा f sin theta। ये n इस थीटा के साथ इसकी बेस लाइन ये जाएगी, दिस विल n cos theta and this will be n sin theta। नाउ मैं यहां फिर से कह रहा हूं, डायग्राम को कंप्लीट करने की कोशिश करें। दिस n इस थीटा को रिजॉल्व करेंगे, दिस विल बी n cos theta along this direction and this will be n sin theta। इस f को रिजॉल्व करेंगे with respect to this theta, this will be f cos theta along this direction and this will be f sin theta along this direction, and this n sin theta plus f cos theta is towards the center providing the necessary centrifugal force। अब यहां पे ये कंपोनेंट ऐड हुआ जो वहां पे लेवल रोड पे नहीं हुआ। लेवल रोड पे सिर्फ आपका f बैलेंस कर रहा था सेंट्रिफुगल फोर्स को, यानी प्रोवाइड कर रहा था। तो यहां ये दो चीजें आपको, दिस इज टुवर्ड द सेंटर, ये f cos theta and n sin theta will provide you the necessary centrifugal force जो इसको ओवरकम करेगा और योर व्हीकल विल इजीली टर्न दिस कर्व्ड पाथ। और यहां mg और f sin theta ऐड हो जाएगा, दैट विल बैलेंस n cos theta। अब ये दो खत्म हो गए, n और f, क्योंकि हमने इस दोनों को रिजॉल्व किया। वी हैव दिस a axis, this b, this is c, this is y axis d। Now at equilibrium, how, or at maximum static friction, what you write? This a f cos theta plus n sin theta will be balanced by providing maximum centripetal force as mv square by r, and this equation n cos theta will be equal to mg plus f sin theta। You get these two equations। बस ये दो equations याद रखने हैं। You have to remember these two equations। इनसे ही आप सारा कुछ निकाल सकते हैं। ये डायग्राम याद रखनी है। नाउ इसको ऐसे रखें, इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इज a and this is b। नाउ सॉल्विंग, आई कैन राइट n इज इक्वल टू, दैट यू नो, n को ऐसे रखो, f यहां ले जाओ, यू गेट mg इक्वल टू, और यू कैन राइट ऐसे लिखो आप n cos theta minus f is equal to mu r, f is equal to mu r, that you know, mu n sin theta, ये यहाँ हमने लाया, is equal to mg। यहाँ n और n कॉमन निकाले, राइट, cos theta minus mu sin theta is equal to mg। You get n comes out to be equal to mg divided by cos theta minus mu sin theta। Now again I take this equation, instead of f I can write mu n। Now from equation a, mu n cos theta plus n sin theta, this is equal to mv square by r, n और n कॉमन निकालो, can write n into mu cos theta plus sin theta is equal to mv square by r। Substituting this n here, you can write mv square by r is equal to, n के बदले में क्या लिखूंगा, mg, n के बदले mg divided by mg into mu cos theta plus sin theta divided by
cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। एम स्क्वायर बाय आर अपना है, एम स्क्वायर बाय आर। इसके बाद क्या है, एन, एन के बदले क्या लूंगा मैं, एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इनटू फिर अपना है म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। दिस एम and m gets cancelled. Now I will erase the diagram. You will receive this v square by r is equal to g into mu cos theta plus sin theta divided by cos theta minus mu sin theta. Dividing numerator and denominator by cos थीटा, cos से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी cos थीटा डिवाइड करिए, यहाँ भी cos थीटा डिवाइड करेंगे, यहाँ भी cos थीटा डिवाइड करेंगे, यहाँ भी cos थीटा डिवाइड करेंगे. We get v square is equal to gr into mu cos cancel plus tan theta divided by 1 minus mu sin the cos is tan theta. So v is equal to under root of gr into mu plus tan theta 1 minus mu tan theta. This is the maximum speed a vehicle can have in order to turn easily through a banked road, through a curved road, और curved road से आप easily turn कर सकते हैं. This is the maximum speed a vehicle can have to cross this to turn on this curved path. So this is v maximum. और हमने वहां देखा on leveled road is equal to under root mu rg. v is equal to under root mu rg हमने level road में देखा, और यहाँ v maximum is equal to gr into mu plus tan theta 1 minus mu tan theta. और हमने वहां कंडीशन देखी, if mu is 0, frictional force is 0, velocity will be equal to 0. But about here, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अगर बैंकिंग ऑफ रोड्स में आपका एंगल फ्रिक्शन 0 होगा तब क्या कंडीशन होगी. So if we suppose if mu is equal to 0, what will happen? V maximum will be equal to v under root of g into r, mu 0 tan theta बचेगा यहाँ पे, डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू 0, ये सारा 0 बनेगा, डिवाइड बाई 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू गेट म्यू आर जी, यू गेट म्यू जी आर, म्यू becomes 0, you receive tan theta only, mu becomes 0, this portion will be 0, there is 1 in the denominator, anything divided by 1 will not affect the whole equation. gr tan theta, so this under root of gr tan theta, यानी कि बैंकड रोड पे अगर फ्रिक्शन 0 भी होगी, even then vehicle will turn, और आपका wear and tear बहुत कम होगा. With this speed the vehicle can turn easily on the banked road if the friction is 0. But in case of level road, you have necessary friction to compensate the centripetal force. But in case of banking of roads, you cannot have necessarily friction. If friction is insufficient, even then the vehicle can easily turn the curved road. This is called optimum speed. It's called optimum tan theta. ये optimum, इसको optimum speed भी बोलते हैं. और यहाँ पे v 0 बनेगा if friction is 0. If here friction is 0, v cannot be 0. Even then, easily this vehicle can turn the curved path. This was the angle of banking and banking of roads. Hope you will understand it. सबसे बड़ी बात जो है, that is keeping in view the diagram. Diagram को समझने की कोशिश करें. जब आप diagram को समझने की कोशिश करेंगे, आप कैसे बैलेंस हो रहे हैं फोर्सेस, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सिस पे हम कैसे वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, उसको समझने की कोशिश करें. यहाँ जितना आपका वेक्टर रिजोल्यूशन स्ट्रांग होगा, उतना ही आप अच्छी तरह से डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे. फिर फोर्सेस को कंपनसेट कर इक्वेट करना है. इक्वेट करने के बाद इक्वेशंस को आपने सॉल्व करनी है. यू विल गेट द रिजल्ट. और उसके बाद किसी भी कंडीशन को ले लें आप, जैसे म्यू इज 0 तो क्या होगा, किस बैंकिंग ऑफ रोड्स में क्या, अगर म्यू 0 होगा, फ्रिक्शन 0 होगा, क्या तब भी वेलोसिटी 0 होगी. अगर लेवल रोड में हम म्यू 0 लेते हैं, क्या तब भी वेलोसिटी 0 होगी. अगर 0 होगी तो उसका क्या मतलब है. तो इन चीज़ों को आप सही से समझने की कोशिश करेंगे. एंड वी आर कमिंग विद द डिटेल्ड लेक्चर ऑन दिस वेरी सून. थैंक यू वेरी मच.